नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज की क्लास में DLED फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ को पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से। और नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर्स यानी संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर अनंत तक चलती रहती हैं। क्या बताना है हमें कि प्राकृतिक संख्याएं जो हैं एक से लेकर अनंत तक चलती रहती हैं। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे अनंत तक चलती रहती हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं जो है, इन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं और प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर अनंत तक चलती रहती हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि जीरो प्राकृतिक संख्या है, जीरो जो है प्राकृतिक संख्या है, तो जीरो जो है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। बस एक लाइन हमें याद रखना है कि प्राकृतिक संख्याएं जो हैं एक से लेकर अनंत तक चलती रहती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं के बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं जो है, ये प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को शामिल कर लें तो वो संख्याएं हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। बस हमें कितना याद रखना, बस एक लाइन याद रखना है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर अनंत तक चलती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं जो हैं ये जीरो से लेकर अनंत तक चलती हैं, जीरो से लेकर अनंत तक चलती रहती हैं। दोनों में बस इतना ही अंतर है, प्राकृतिक संख्याएं एक से अनंत तक और पूर्ण संख्याएं जीरो से अनंत तक चलती रहती हैं। चलिए अब तीसरे नंबर पे देखते हैं सम संख्याएं। तो सम संख्याएं जो होती हैं, सम संख्या किसे कहते हैं? यानी इवन नंबर्स। तो सम संख्या जो होती है, सम संख्या जो संख्याएं दो से विभाज्य हो जाए या दो से कैंसिल हो जाए या कट जाए, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? सम संख्या। बस इसको भी एक लाइन हमें याद रखना है कि जो संख्याएं दो से विभाज्य हो जाती हैं उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे सम संख्या दो हो गई, दो एकम दो, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ये सब संख्याएं क्या हैं? ये सब संख्याएं क्या हैं? ये सब संख्याएं सम संख्याएं हैं, क्योंकि ये सभी संख्या जो यहाँ पे लिखी गई हैं, ये संख्याएं दो से विभाज्य हो रही हैं। अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए और हमें ये पता करना हो कि ये संख्या सम संख्या है या नहीं, जैसे अगर अभी दे दिया जाए 540 और यहाँ पे ये पूछ लिया जाए कि ये 540 जो है ये सम संख्या है, कैसे हम बताएंगे? इसके लिए हमें याद रखना है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 और 8 इतने अंक
आ रहे हैं उस संख्या के अंत में, मतलब इकाई के स्थान पे इनमें से कोई भी अंक अगर आ जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, हम तुरंत ही उसको बताएंगे कि वो सम संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 540 में यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब 540 क्या है, ये सम संख्या है। अगर यहाँ 542 कर दिया जाए तब भी ये सम संख्या है, अगर 44 होता तब भी ये सम संख्या होता है। मतलब किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे अगर इनमें से कोई भी अंक आ गया है तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। और हमें केवल एक लाइन ये भी याद रखना है कि अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य हो रही है तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। अब चलते हैं विषम संख्या को देखते हैं। सम संख्या के बाद विषम संख्या, और विषम संख्या जो है, विषम संख्या क्या है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स। तो विषम संख्या जो होती है ये संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती है, एकदम सम संख्या का उल्टा। सम संख्या में, सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाज्य हो जाए, और विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य ना हो। हमें बस एक लाइन याद रखना है यहाँ पे कि जो संख्याएं 2 से विभाज्य यानी कैंसिल नहीं होंगी उन संख्याओं को हम विषम संख्या कहेंगे, यानी ऑड नंबर्स कहेंगे। जैसे जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सब संख्याएं क्या कौन सी संख्याएं हैं, ये सब संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। तो विषम संख्या के बाद हम चलते हैं, देखते हैं 5 नंबर पे क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक में कुछ भी नहीं है, पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो पूर्णांक जो होता है, अगर पूर्णांक हम किसे कहते हैं, अगर ये पूछ लिया जाए कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक जो है जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ हम प्रदर्शित करते हैं तो वह संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। क्या याद रखना है, जब पूर्ण संख्याएं जो हैं, पूर्ण संख्याएं अभी बताया गया, पूर्ण संख्याएं में पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक चलती रहती हैं, और पूर्णांक में ये बताया गया है कि अगर पूर्ण संख्याओं को हम धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के साथ प्रदर्शित यानी लिखते हैं तो उन संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे जैसे 4 हो गया, -4, -3 या -7, ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक हैं। या 0 भी पूर्णांक है, पूर्णांक में ही 0 आएगा। 0 जो है पूर्णांक होगा, लेकिन 0 जो है ना तो ये धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इसको भी हमें याद रखना है कि 0 जो है ये ना धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होता है। तो पूर्णांक में अगर किसी भी पूर्ण संख्या को अगर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ प्रदर्शित करें या उसको हम लिखते हैं तो वह संख्याएं पूर्णांक यानी इंटीजर्स कहलाती हैं। जैसे -4, -3, -7 या 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, ये सब संख्याएं कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, ये सब संख्याएं पूर्णांक यानी इंटीजर्स कहलाएंगी। चलिए अब पूर्णांक के बाद हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। 6 नंबर पे छठा नंबर जो है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के बाद हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद क्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या पढ़ेंगे। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं,
तो अभाज्य संख्या, इसको ध्यान से देखना, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वह संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से डिवाइड यानी कैंसिल नहीं होती हैं, केवल एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से, किसी और अंक से डिवाइड नहीं होती है, मतलब कैंसिल नहीं होती हैं या विभाज्य नहीं होती हैं। उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अब देखिए अभाज्य संख्याएं जो हैं, अभाज्य संख्या जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। तो देखिए 2 जो है या तो ये 1 से कैंसिल हो जाएगा या तो स्वयं अपने आप से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या है? इसके अलावा कोई और संख्या है जिससे 2 कट जाए? नहीं है ना, तो इसका मतलब 2 अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 3 भी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए 3 जो है 1 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 एक कम 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 यानी स्वयं अपने आप से भी कैंसिल है। और इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है जिससे 3 को हम कैंसिल कर सकें। उसके बाद 5, 4 नहीं होगा, 4 देखो 4 1 से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1 के अलावा 2 से भी तो कैंसिल हो रहा है, 4 2 दूनी 4, और 4 अपने आप स्वयं से भी तो कैंसिल हो रहा है, मतलब 1 से भी कैंसिल हो रहा है 4। तो 1 और स्वयं के अलावा देखिए यहाँ 2 से भी 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 जो है 1 और स्वयं के अलावा 2 से भी तो कैंसिल हो जाएगा 4। इसका मतलब 4 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो 4 के बाद 5 अभाज्य संख्या है, 7 होगा अभाज्य संख्या, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए 1 और 9 यानी स्वयं के अलावा 9 जो है 3 से भी कट रहा है, मतलब किसी और भी संख्या से विभाज्य ना हो। 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, उसके बाद 17, 19, 23, 29, ये सब संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। तो जो संख्याएं स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। चलिए अब भाज्य संख्या को देखते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या कौन कौन सी संख्याएं होती हैं भाज्य? तो भाज्य संख्याएं जो होती हैं, भाज्य संख्याएं जैसे अभाज्य संख्या में ये बताया गया कि 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और उसी का उल्टा होगा भाज्य संख्या। जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाज्य हो जाए यानी कैंसिल हो जाए, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या भाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। जैसे 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 यहाँ पे अभाज्य संख्या में ये पढ़ा गया था, जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य में जो है, भाज्य संख्याओं में जो है यहाँ पे सबसे छोटी, यहाँ पे भाज्य संख्या 4 हो जाएगी। 4 जो है 4 एक और अभी बताया गया स्वयं के अलावा 2 से भी तो विभाज्य है, इसका मतलब 4 क्या है? ये भाज्य संख्या है। 6 क्या है? ये भाज्य संख्या है। 8 भाज्य संख्या है। 9 भाज्य संख्या है। 10 भाज्य संख्या है। 12 भी भाज्य संख्या है। 14 भी भाज्य संख्या है। 15 भी भाज्य संख्या है। और 18 यानी 16 भी, 18 भी, ये सब संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? ये सब संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो हमें बस एक लाइन याद रखना है कि जो संख्याएं
एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य हो जाए, उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए 8 नंबर पे हम देखते हैं परमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स। परमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं परमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, उन संख्याओं को हम परमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्या जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? परमेय संख्या। जैसे यहाँ पे अगर कहा जाए कि 2 क्या परमेय संख्या है, तो हाँ 2 परमेय संख्या है, क्योंकि हम 2 को बटे 1 लिख सकते हैं। 2 को हम बटे 1 लिख सकते हैं। अभी ये कहा जाए कि 3 बटे 4 परमेय संख्या है, तो 3 बटे 4 तो परमेय संख्या है ही। अगर ये कहा जाए 1 परमेय संख्या है, हाँ 1 परमेय संख्या है, क्योंकि 1 को हम बटे 1 लिख सकते हैं। 0 परमेय संख्या है, 0 परमेय संख्या है, हाँ 0 परमेय संख्या होगी, क्योंकि 0 को बटे 1 लिख सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि 1 बटे 0 परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और -7 बटे 8 परमेय संख्या है, और 4 बटे -5 परमेय संख्या है। ये सब संख्याएं क्या हैं? ये सब संख्याएं परमेय संख्याएं हैं। बस हमें एक लाइन याद रखना है कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, उन संख्याओं को परमेय संख्याएं कहते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जो हैं, एक लाइन में इसको भी याद रखना है कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। या अगर इस तरीके से समझ में ना आए कि p बटे q के रूप में हम क्यों नहीं व्यक्त कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है और उनके वर्गमूल को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है और उनके वर्गमूल को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 नहीं होगा, √4 नहीं होगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा। √5 हो गया और √7 हो गया। मतलब ये सब संख्याएं क्या हैं? ये सब संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है और उनके वर्गमूल को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। और हमें इसको भी ध्यान रखना है कि जो पाई होता है ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर ये पूछा जाए कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय, तो पाई जो है अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले नंबर 10 नंबर पे देखते हैं क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जो है, वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक,
परिमेय, अपरिमेय, ये सभी संख्याएं शामिल होती हैं। वास्तविक संख्याओं में क्या, वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सभी संख्याएं शामिल होती हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या, कैसे याद रखना है इसको कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। या हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि किसी भी प्रश्न या किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी समीकरण को हम सॉल्व जब करेंगे तो जो मान वहाँ पे आएगा, जो उत्तर आएगा, जो आंसर आएगा, वो क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। किसी भी प्रश्न, किसी भी समीकरण को हल करने पर जो हमें उत्तर यानी जो हमें मान मिलेगा, उन संख्याओं को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहेंगे। अब चलते हैं 11 नंबर पे, हम पढ़ते हैं क्रमागत संख्याएं। क्या, क्रमागत संख्याएं, सीरियल नंबर्स। तो क्रमागत संख्याएं जो होती हैं क्रमानुसार आए, मतलब एक के बाद एक संख्या अगला अंक आए, अगले के बाद अगला, मतलब क्रमागत का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी लिखा जाए 1 2 3 4 5, ये क्रमानुसार ही तो आ रही है संख्याएं। अगर ये कहा जाए 2 4 6 8, ये भी क्रमागत संख्याएं हैं, ये सम क्रमागत संख्या है। और इसी तरीके से हम क्रमागत संख्याओं को समझ सकते हैं। क्रमागत संख्याएं वह संख्याएं जो क्रमानुसार आए, मतलब उनके बीच जो अंतराल हो एक का ही अंतर हो। जैसे यहाँ 1 2 3 4, मतलब ये क्रमानुसार ही तो आ रहा है, तो ये भी क्रमागत संख्या है, लेकिन ये सम क्रमागत संख्या है। तो क्रमागत संख्याएं किसे कहते हैं, जो क्रमानुसार संख्याएं जो आती हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं, क्रमागत संख्याएं कहते हैं। और चलते हैं अब 12 नंबर पे, हम देखते हैं सह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभी अभी पढ़ा ही गया है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना विभाज्य हो। लेकिन यहाँ पे सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी को प्राइम नंबर, इनमें दो संख्याएं होती हैं। जैसे अभी ले लिया जाए 9, अगर 9 और 16 कहा जाए कि 9 और 16 सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्यों है, तो सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावा कोई और गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, यानी कॉमन ना हो। जैसे अगर हम लिखें 9 का अभाज्य गुणनखंड, एक तो होगा ही और 3 भी होगा, यही तो होगा, एक होगा 3 होगा। अगर 16 का गुणनखंड करें तो 1 2 2 और 2, ऐसे तो गुणनखंड आएगा। तो देखिए इसमें जो है एक के अलावा कोई दोनों में और उभयनिष्ठ मिल रहा है जो दोनों में हो, नहीं है ना। तो इसका मतलब 9 और 16 क्या है, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या याद रखना है कि ऐसी दो संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। इसी प्रकार 5 और 12 भी ये सहअभाज्य संख्या है, ये भी सहअभाज्य संख्या है। 5 और 12 क्या है, सहअभाज्य है, क्योंकि 5 और 12 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो वहां पे एक के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो ये सब संख्याएं होती हैं सहअभाज्य संख्याएं। चलिए अगला देखते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम जो होता है
योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं? किसी भी संख्या के धनात्मक मान का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक होता है। एक ही लाइन हमें याद रखना है, किसी भी संख्या के धनात्मक मान का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक होता है। अभी कहा जाए कि -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 3 होगा। -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -3 का योज्य प्रतिलोम 3 होगा। किसी भी धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक का धनात्मक होता है। चिन्ह केवल हमें पलट देना है। योज्य प्रतिलोम में क्या करना है? केवल चिन्ह को उल्टा कर देना है। माइनस है तो माइनस हटा दो, धनात्मक लिख दो। जैसे अभी कहा जाए 4/5 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो 4/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -4/5 हो जाएगा। और अगर 4 का योज्य प्रतिलोम -4 हो जाएगा। तो ये सब केवल क्या करना है? अगर धनात्मक चिन्ह लगा है तो ऋणात्मक लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अगर माइनस लगा है तो माइनस को हटा देंगे, धनात्मक कर देंगे। वही हो जाएगा उस संख्या का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम के बाद अब देखते हैं गुणन प्रतिलोम। तो गुणन प्रतिलोम में क्या होता है कि किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम कैसे याद करेंगे? किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम ही तो होता है। जैसे 3 का योज्य प्रतिलोम, 3 का योज्य नहीं गुणन, क्या? 3 का गुणन प्रतिलोम अगर निकालना है तो कैसे करेंगे? अभी क्या बताया गया कि किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम ही होता है। यानी उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 3 का गुणन प्रतिलोम 1/3 हो जाएगा। 3 का उल्टा 1/3 होता है। अगर ये कहा जाए कि 4/7 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका 7/4 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। 4/7 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 7/4। अगर 3 है तो 1/3। केवल एक लाइन याद रखना है कि किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। चलिए 15 नंबर पे देखते हैं जातीय मान। तो जातीय मान में हमें क्या, कैसे याद करेंगे, कैसे इसको समझेंगे? जातीय मान जो होता है किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना ही मान होता है। जैसे जैसे अभी दे दिया जाए यहाँ पे 4, 6, 7, 8 और में 6 का जातीय 6 का जातीय मान क्या हमें बताना है? 6 का जातीय मान क्या होगा? अभी क्या बताया गया कि किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना ही मान होता है। तो यहाँ पे 6 का जातीय मान 6 ही तो होगा। 6 का जातीय मान 6 होगा। स्थानीय मान नहीं पूछा गया, यहाँ जातीय मान की बात हो रही है। अगर स्थानीय मान होता तो अगर स्थानीय मान निकालना होता तो हम 6 का स्थानीय मान कैसे निकालते? बस इतना ही याद रखना हमें। जातीय मान में अगर किसी भी अंक का जातीय मान निकालना है तो उसी अंक को ही लिख देना है, वही आंसर हो जाएगा। अगर स्थानीय मान यहीं पे स्थानीय मान पूछा जाता तो स्थानीय मान 6 का हो जाता, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो स्थानीय मान में उसका स्थान पूछा गया है। जातीय मान में ये नहीं पूछा गया, जातीय मान में केवल वही अंक हो जाएगा, उसका जो अंक है वही आंसर हो जाएगा। अगर स्थानीय मान पूछा जाता तो हम क्या लिखते? अगर स्थानीय मान स्थानीय स्थानीय मान अगर स्थानीय मान पूछा जाता
तो 6 का स्थान मतलब 6 जो है ये किस स्थान पर है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। 6 कहाँ पे है? सैकड़ा, यानी सैकड़ा का मतलब 100। तो 6 में 100 से गुणा करा देते तो आ जाता 600। ये स्थानीय मान है और ये जातीय मान है। तो इस तरीके से हम जातीय मान और स्थानीय मान दोनों समझ सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो आज की इस क्लास में नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में यानी संख्याओं के बारे में पढ़ा गया है। और आज की इस क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में।